तो जो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे, और अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैग्नीशियम का रिबन का जलना और उससे संबंधित क्रियाकलाप भी किया था और रासायनिक समीकरण की बात की थी। आज हम कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, मैंने इसमें लिया। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, इस तरह से, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट जो है, इसको मैं बीकर में पानी लेकर उसमें घोल देता हूं, और ये देखिए, इसको मैंने कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दिया है और ये घुल रहा है। अब ये कॉपर सल्फेट में रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम, मेरे पास एक कील है, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला होता है, और कॉपर सल्फेट को इसमें पानी में ऐसे घोल दें और इसमें हम लोहे की ये कील डाल देते हैं। और देखिए, लोहे की कील जैसे इसमें हमने डाली है, धीरे धीरे इसमें अब रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, और ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये कॉपर सल्फेट से नए पदार्थ बनेंगे, और नए पदार्थ बनने के बाद इसका रंग भी बदल जाएगा। वास्तव में क्या है कि कॉपर सल्फेट मैं यहां लिख देता हूं ऊपर CuSO4, ये इसका सूत्र होता है और इसका रंग नीला है। हमने इसमें क्या डाल दिया? लोहा। लोहे का सूत्र होता है Fe, यानी इसका प्रतीक लोहा, आयरन। और दोनों अब अभिक्रिया करेंगे और इस अभिक्रिया से बनेगा FeSO4, आयरन सल्फेट बनेगा। सॉरी, मैं आयरन सल्फेट हिंदी में लिख देता हूं, आयरन सल्फेट बनेगा, यानी नया पदार्थ बनेगा। और जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, आयरन सल्फेट। और इसका रंग हल्का हरा रंग होता है, हल्का रंग होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा गहरा दिखा रखा है, इतना गहरा नहीं होगा, बिल्कुल हल्का होगा। और प्लस कॉपर यानी कि तांबा अलग निकलेगा। तो इस प्रकार से ये रासायनिक नए पदार्थ बनेंगे। कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन जाएगा और तांबा बनेगा, और आयरन इसमें घुलता चला जाएगा। इस तरह से ये रासायनिक नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ बनेगा तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने ये देखना है। और तांबे का रंग आपको पता है भूरा होता है, ये भूरा आपको दिखेगा, भूरा रंग। तो रासायनिक अभिक्रिया भी याद करनी है आपने, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, और दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं आयरन सल्फेट प्लस तांबा। मैं दोबारा लिख देता हूं, मतलब कॉपर सल्फेट लिया हमने, नीले रंग का था, उसका रंग क्या था? नीला, और सूत्र CuSO4, और उसमें क्या डाला हमने? Fe, यानी कि लोहा, लोहे की कील डाली है ना। और ये रासायनिक अभिक्रिया होगी और बनेगा क्या? FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट। और जिसका रंग क्या होता है? हरे रंग का होता है। और प्लस बनेगा कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, और जिसका रंग क्या होता है? भूरा। इस प्रकार से इस को मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमने डाला, कि डालने के पश्चात इसका रंग ये हो गया है।
ये वास्तव में इतनी जल्दी नहीं होते, ये मैंने पहले कर रखी है, ये कल डाली थी इस करके ये इस तरह से, ये हरे रंग का जल सा दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो है वही कील लोहे की ये रही, और इसमें जो है तांबा जो है नीचे जमा हो गया है इसके, जो भूरे रंग का है, और ये भूरे रंग का तांबा जो है नीचे जमा हो गया है। और ये देखिए मेरे हाथ पर भी आप देखेंगे भूरा रंग लग गया है तांबे का, तो इस कील के ऊपर भी तांबा अब नहीं लगा, उतर गया है। तो इस तरह से ये जमा हो जाता है, तांबा अलग हो जाता है और हरे रंग का कॉपर आयरन सल्फेट बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है और आप मेरी उंगलियों पर लगा हुआ भूरे रंग का तांबा देख सकते हैं, यानी कॉपर देख सकते हैं, ये इसी के कारण बना है। और इसके बाद हम अगले प्रक्रम की ओर चलते हैं। अगला इसी प्रकार का प्रक्रम है, मतलब अगली रासायनिक अभिक्रिया या क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। अगले क्रियाकलाप में देखिए कि हम सिरका, खाने वाला सिरका जो होता है, और सिरके में सिरका सिरके में खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, खाने का सोडा, वो मिलाते हैं। मिलाते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जैसे हम एक परखनली लेंगे, उस परखनली में हम सिरके में खाने का सोडा डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। दूसरी परखनली लेंगे, उसमें चूने का पानी लेंगे। उसमें क्या लेंगे? चूने का पानी। क्या लिया इसमें? चूने का पानी। ये क्रियाकलाप ये है कि चूने के पानी को दूधिया बनाना है, यानी ये दिखाना कि चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ये दर्शाने के लिए क्रियाकलाप है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, हम उसको चूने के पानी में से गुजार देते हैं, तो हमें पता लग जाता है यदि दूधिया हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसी को दर्शाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये है क्रियाकलाप है। सिरके में थोड़ा खाने का सोडा डालेंगे और उस एक परखनली के अंदर, और उसको बंद कर देंगे और एक पतली निकास नली से उसको बाहर निकालेंगे, और अगला सिरा निकास नली का किस में डुबो देंगे? हम चूने के पानी में। और हम देखते हैं कि चूने का पानी जो है क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया होना यह दर्शाता है कि खाने के सोडे को सिरके में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सिरके का रासायनिक नाम की बात करें तो इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये इसका सूत्र होता है। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। चूने का पानी मतलब इसका सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। तो इसमें से गुजारने पर दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही गुजारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट। मैं दोबारा इसको पूरा अच्छी तरह से दो भागों में विभाजित करके लिख देता हूं। सबसे पहली बात ये कि हम इसमें क्या हुआ वो लिख लेते हैं। जैसे हम सिरका यानी कि
CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, क्या नेम लेते हैं हम, सिरका। उसको खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। मीठा खाने का सोडा घरों में होता है, मीठा सोडा कहते हैं इसको हम। तो इसके डालने से अभिक्रिया होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस निकलती है। और दूसरे पदार्थ भी बनते हैं, आप अन्य पदार्थ कह सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या बनता है। इसमें बनता है CH3COONA प्लस जल, ये बनेगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, जल इसमें है। तो ये बनते हैं। ये पदार्थ यहाँ पर बनते हैं और फिर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारते हैं। तो अब चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको बताया चूने का पानी, सीधा ही लिख लो बस, चूने का पानी, सूत्र क्या होता है CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 प्लस जल H2O। ये पदार्थ बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद होता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील नहीं होता और सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए पानी का रंग जो है क्या हो जाता है, उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसी के कारण दूधिया होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमने देखा है अभी तक जो किया कि सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और सफ़ेद राख बनी थी, यानी अलग पदार्थ बना, रासायनिक अभिक्रिया। फिर उस सफ़ेद राख को पानी में घोला और हमने देखा कि वो लाल लिटमस को नीले में बदल देती है, यानी अलग पदार्थ बना, रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने उसके बाद ये कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली, आयरन सल्फेट बना, रंग बदल गया, यानी कि अलग पदार्थ बना। पहले वाली में प्रकाश उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया। अब रंग, जब हमने कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली तो रंग बदल गया। अब इसमें देखते हैं हम एसिटिक अम्ल डाला तो गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को हमने इसमें से गुजारा तो बिना घुलनशील पदार्थ यानी अघुले पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिससे इसका रंग दूधिया हो गया। इस प्रकार से नए पदार्थ, ऐसे परिवर्तन हमने देखे कि जिसमें नए पदार्थ बन रहे थे, और नए पदार्थ बन रहे थे तो नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे प्रक्रम को हम रासायनिक प्रक्रम कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक प्रक्रम क्या होते हैं?
रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया ऐसे प्रक्रम जिनमें नए गुणों, नए पदार्थ नए गुणों के साथ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब नए गुणों के साथ नए पदार्थ बनना, ये रासायनिक प्रक्रम को हम, यानी कि ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं अथवा रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। हमारे हर रोज की जिंदगी में रासायनिक परिवर्तन बहुत अधिक महत्व रखते हैं। हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि ज़्यादातर परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। जितनी चीज़ों को हम देखते हैं वो ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तनों के कारण बनी है। आचार है, रासायनिक परिवर्तन के कारण बना है। भोजन का पाचन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पकना है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आप देखिए, लोहे पर जंग लग जाता है, रासायनिक परिवर्तन है। जितने हम पदार्थों का उपयोग करते हैं, साबुन है, डिटर्जेंट है, रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बनते हैं। लोहा जिसका हम हर रोज़ उपयोग करते हैं, रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा जो है इसका बनाया जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर इसके अयस्क होते हैं, उससे इसको उसका निष्कर्षण होता है, रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, कांच का उपयोग करते हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तनों के कारण आते हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कोई परिवर्तन रासायनिक है या नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं होती हैं। रासायनिक परिवर्तन में होने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होना। हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही उत्पन्न हो रहे थे। गैस का निकलना, अभी देखा हमने सिरके में जब मीठा सोडा यानी खाने का सोडा डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो इस तरह गैसों का निकलना मतलब रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जब कोई भोजन गल सड़ जाता है, उसमें भी बदबू आने लग जाती है, तो वो भी इसका मतलब एक रासायनिक परिवर्तन है। रंग बदलना, हमने देखा कि कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील डाली तो वो नीले से हरे रंग का हो गया। रंग बदलना यानी रंग में परिवर्तन होना। गंध में परिवर्तन होना, आपको बताया कि गैस परिवर्तन होना कि पहले कुछ और तरह की गंध आ रही थी, बाद में कुछ और, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो
तो ये सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे पटाखे चलते हैं तो उसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि सब आते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं अगर इस प्रकार के परिवर्तन आपको सामने नजर आते हैं तो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।